Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं और जिसके अंतर हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्या चीज होती है ना। तो कल हमने कुछ बातें की थी, इससे रिलेटेड हमने देखा था कि वाई डू वी रेस्पायर, है ना। हमें रेस्पायर करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या बिना रेस्पायर करे हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि रेस्पायरेशन से होता क्या एक्चुअल में, कि जो फूड है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और उससे हमारे पास एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी का उपयोग हमारे सेल यूज करते हैं और वेरियस जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारी बॉडी का हर एक सेल है अपनी अलग अलग एक्टिविटी करता है। जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो हर सेल के अपने अपने क्या है, काम बंधे हैं जिनको उन्हें करना है और उनको करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी उनको फूड के द्वारा मिलती है। और फूड के द्वारा तभी मिल सकती है जब वो रेस्पायर करे, यानी ऑक्सीजन का इंटेक करे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। तो हमने फिर बात की थी कि दो तरीके के होती हैं चीजें, एक एरोबिक रेस्पिरेशन की जब ग्लूकोज या फूड का ब्रेक डाउन आपका एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एयर की प्रेजेंस में हो, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें कि आपके पास तीन चीजें निकल रही थी, कार्बोहाइड्रेट, है ना, आपके पास क्या चीजें निकलती थी, एनर्जी निकलती थी, है ना, और आपके साथ साथ ये चीजें निकलती थी। उसी तरीके से हमने बात की कि हमारे पास जब एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन में भी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एयर के प्रेजेंस में वो टूटता है। तो वहां पे क्या चीजें निकलती है, वहां पे आपका अल्कोहल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और आपकी एनर्जी निकलती है ना। ये चीजें निकलती है एब्सेंस ऑफ एयर में। हमने बात की थी कि जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एनोरोबिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है। ईस्ट यानी एनोरोब भी कहते हैं हम ईस्ट को। वो एयर की एब्सेंस में क्या करता है, अपना सारा काम परफॉर्म करता है। और हमने देखा था कि इसी तरीके से जब एब्सेंस की एयर में क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो ईस्ट आपका वाइन और बियर बनाने में क्या आता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें हमने की थी। फिर हमने बात की कि जब आप भागते हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको कभी कभी पैर में मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं ना, दर्द होने लगता है। तो ये चीज क्यों होती है, तो हमने कहा था ऐसे इसलिए कि जब हम भागते हैं, तेज तेजी से भाग रहे हैं, तो हम प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं। जब प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे यानी ऑक्सीजन का इंटेक पूरी तरीके से होता नहीं है, तो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन इनकम्प्लीट होता है, पार्शियल इनकम्प्लीट हो, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। पार्शियल ब्रेक डाउन होने से हमें लैक्टिक एसिड वहां पे रिलीज होता है और उस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमें मसल क्रैम्प आते हैं। और उसको कैसे ठीक किया जाएगा, हमने बात की थी कि आप हॉट वाटर बाथ ले ले या मसाज करें उस पार्ट में, ताकि उस वो करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारे सेल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करने से वापस से उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना। और फिर हमें एनर्जी पर्याप्त मिलेगी, जिससे कि हमारे वो चीज सही हो जाएगी जो मसल क्रैम्प हुए थे। इतनी बातें हमने की थी। आज यहीं से हम आगे चलेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर दी गई है ना। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हमें सबसे पहले बात करनी है बच्चों ब्रीथिंग के बारे में। ठीक है ना, आज बात करेंगे ब्रीथिंग से रिलेटेड, ब्रीथिंग के बारे में। तो अगर आप क्या करें, अपनी जो नोस्ट्रिल है, अपना जो नाक है, नोस्ट्रिल, अपने नोस्ट्रिल और माउथ को आप क्या करें, टाइटली क्लोज कर दे, है ना, क्लोजली टाइटली दोनों को बंद कर दे, माउथ को भी बंद करे और अपने नोस्ट्रिल्स को भी बंद करे।
और थोड़ी देर के लिए वहां पे वॉच करें, है ना, तो आपको क्या फील होगा, कुछ देर बाद आपको क्या फील होगा, आपको घुटन सी महसूस होगी, है ना, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो दम है वो घुट रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो सांस लेने के जो दो जरिए हैं, दो पाथ हैं, उन दोनों को आपने बंद कर दिया, एक तो किसको, नाक को, और एक माउथ को। और आपने देखा होगा कि लोग इस चीज की प्रैक्टिस भी करते हैं कि अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोका जाए, अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोका जाए। आपने असलियत में देखा होगा लोगों को ऐसे करते हुए कि वो सांस को थोड़ी देर रोक सकते हैं। जैसे आप कभी अंडर वाटर जाते हैं तो अंडर वाटर, हम जब अंडर वाटर डाइविंग करते हैं तो वहां पे कुछ देर के लिए क्या करते हैं, सांस को रोकते हैं ताकि हमारे मुंह के अंदर पानी ना चले जाए, और फिर ऊपर आके सरफेस पे फिर हम सांस रिलीज कर देते हैं, है ना। तो ये भी तरीका होता है अपने क्या करना, सांस को रोकने का। तो कितनी देर तक आप ऐसे कर सकते हैं, आप टाइम नोट कर सकते हैं कि हाउ होल्ड योर ब्रेथ, अपनी जो ब्रेथ है उसको कितनी देर तक आप होल्ड करके रख सके, है ना। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि आप बिना ब्रीथिंग के ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। आपने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए करें, आपको घुटन से होने लगेगी, दम घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि बिना ब्रीथिंग के हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्रीथिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट है हमारी लाइफ का। बिना ब्रीथिंग के हमारा काम चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि हमारे सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और जैसी सेल को एनर्जी नहीं मिलती है ना, वो डेड होने लगते हो। जैसे सारे सेल डेड होने लगेंगे तो हम भी डेड हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ब्रीथिंग क्या है, बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे लिए। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है बच्चों, टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग का क्या मतलब है, टेकिंग इन एयर, इन का मतलब एयर को अंदर लेना, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन O2, है ना, O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो ब्रीथिंग का क्या मतलब है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन और गिविंग आउट एयर, दूसरा क्या हो जाएगा, गिविंग आउट एयर, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है ना। तो ब्रीथिंग का क्या मतलब है, टेकिंग इन एयर, अंदर एयर लेना, और कौन सी एयर, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, और बाहर एयर को छोड़ना, कौन सी, जिसमें कि CO2 मौजूद हो। ठीक है ना। किसके मदद से बच्चों, ये दोनों काम, ये जो दोनों काम है, इन एयर को लेना और एयर को छोड़ना, किसके मदद से होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके मदद से होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के मदद से। ठीक है ना। चलिए, तो टेक इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, इज कॉल्ड इनहेलेशन। ये जो वर्ड है ना, टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, आप एयर अंदर ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, उसको इनहेलेशन। ठीक, इसको इनहेलेशन कहते हैं। और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ये जो वर्ड है, गिविंग आउट एयर मतलब एयर को बाहर छोड़ना जिसमें कि CO2 की मात्रा ज्यादा हो, उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो गिविंग इन एयर रिच इन O2 इनहेलेशन, गिविंग आउट एयर रिच इन CO2 एक्सहेलेशन, आई बात समझ में। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये जो वाला काम है, ये कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि क्या होता है, हर समय चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। ये क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये थ्रू आउट द लाइफ क्या रहता है, चलता रहता है ना। और ये अगर ये रुक गया, ये वाला काम रुक गया, मतलब इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल वाला काम रुक गया, तो क्या होगा, पर्सन डेड, है ना, इंसान रहेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथिंग इन अ मिनट, इसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। ठीक है ना। एक वर्ड आपके पास आया, ब्रीथिंग रेट।
एक वर्ड आया हमारे पास ब्रीथिंग रेट, ठीक है, ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट का क्या मतलब हुआ कि एक मिनट में कितनी बार आप सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes, number of times a person breathes in a minute, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में पर्सन कितनी बार ब्रीथ कर लेता है, वो उसका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आएगी क्या कहलाता है ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग के समय इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। ऑल्टरनेट का समझते हैं ना, ऑल्टरनेट मतलब एक काम, जैसे कि आपके स्कूलों में पीरियड्स होते हैं ना, तो ऑल्टरनेट पीरियड होते हैं, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, ऑल्टरनेट होता है। या आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो टीचर आते हैं, पहले एक टीचर आता है, फिर दूसरा टीचर पढ़ाने आता है, फिर तीसरा सब्जेक्ट का आता है, चौथे सब्जेक्ट का, तो ऑल्टरनेट चलता है। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑल्टरनेट प्रोसेस है। पहले इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं। ये तो हम क्या करते हैं, करते रहते हैं पूरे टाइम, ठीक। तो ब्रीथ का मतलब होता है इनहेलेशन प्लस वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, है ना। तो अगर हम बात करें कि व्हाट डज ब्रीथ मीन्स, और हम ब्रीथ का क्या मतलब निकाल सकते हैं, हम ब्रीथ का यह मतलब निकाल सकते हैं आपका वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना, ये इसका मतलब होता है ना। तो इस तरीके से अब आप अपना ब्रीथिंग रेट पता लगा सकते हैं। एक मिनट आप अपने वॉच में टाइमर लगा सकते हैं, एक मिनट का टाइमर अपने वॉच में लगा सकते हैं, और आप गिन सकते हैं कि आपने जो ब्रीथ किया है वो कितनी बार किया। और आपको ध्यान रखना, ब्रीथ का मतलब एक बार सांस लेना, एक बार छोड़ना। ये एक बार हुआ, मतलब आपने सांस लिया, फिर सांस छोड़ी, एक बार। ऐसा आप कितनी बार एक मिनट में कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है बच्चों, आपके पास एक एक्टिविटी है, पहले उस एक्टिविटी को करते हैं। हमारे पास क्या है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, है ना। आप अभी खड़े हैं, आप खेल रहे हैं, या आप अभी कोई काम कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, या कोई गेम खेल रहे हैं, या मूवी देख रहे हैं, या चल रहे हैं, है ना। तो आपको नॉर्मली हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। हाउएवर, अगर आप ट्राई करें और अपनी ब्रीथिंग की जो रेट है उसको काउंट करें, तो आपको पता चल सकता है कि ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, ये नॉर्मल है। आप सांस लेना, सांस छोड़ना क्या है, नॉर्मल है। तो कितनी टाइम्स आप एक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकते हैं एक मिनट में। क्या आप इनहेल सेम नंबर ऑफ टाइम इनहेल कर रहे हैं जितने आप एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब जितने बार आपने सांस अंदर ली है, क्या उतनी बार आपने सांस बाहर भी छोड़ी है ना, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक थोड़ा सा हल्का जैसे भागेंगे नहीं, हल्का सा चलेंगे या हल्का सा भागेंगे, फिर आप अपनी ब्रीथिंग को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलेगा, इस एक्टिविटी से हमें ये रियलाइज होता है कि दैट व्हेनेवर पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, अपनी ब्रीथ को फास्ट कर लेता। अब कैसे, आप अभी आप नॉर्मल एक जगह पे खड़े हैं, है ना, अभी आप एक जगह पे खड़े हैं, तो आप आसानी से नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं। लेकिन जब आप भागने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि आप तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो इस तेजी से सांस लेने का क्या मतलब है कि आपको अभी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, है ना, आपको एनर्जी और चाहिए भागने के लिए। तो
और एनर्जी भागने के लिए चाहिए का मतलब एनर्जी मिलती कहाँ से? एनर्जी मिलती जब फूड का ब्रेक डाउन होता है। और फूड का ब्रेक डाउन कैसे होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अभी आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है ना, तो आप ज्यादा सांस ले रहे हैं, है ना? आप ज्यादा सांस ले, जब भाग रहे हैं आप ज्यादा सांस ले रहे हैं। अभी आप खड़े हैं, आराम से सांस ले रहे हैं। आप थोड़ा सा हल्का सा चलना स्टार्ट करें, आपने थोड़ा सा सांस आपकी बढ़ गई। फिर आप थोड़ा और तेजी से चले, सांस और बढ़ गई। आप भागना स्टार्ट करें, सांस और बढ़ गई। तो आपने देखा आप ब्रीथिंग का जो रेट है वो कब बढ़ा रहे हैं? जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जिससे क्या होती है, आपके सेल में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है और वो जो फूड का ब्रेक डाउन उसको बढ़ा देता है, एनर्जी को तेजी से रिलीज करता है ना? तो व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपको आप हंग्री महसूस करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप कैसे महसूस करते हैं? हंग्री। हंग्री मतलब आपको ज्यादा भूख लगती है। ऐसा क्यों? आपने फिजिकल एक्टिविटी करी तो आपके पास जो एनर्जी थी वो तो क्या हो गई? कंज्यूम हो गई, सारी की सारी खर्च हो गई। अब आपको और एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। इसलिए किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद क्या होता है? हमें भूख लगना स्टार्ट करती है। आई बात समझ में? किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद, ठीक है ना? अच्छा, तो जब आपको सुस्ती महसूस आती है, जब आपको लेजीनेस महसूस होता है ना, आलस सा महसूस होता है, क्या उस टाइम ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है? क्या उस टाइम बॉडी ने सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर ली? है ना? इस बात से आप क्या समझते हैं? है ना? इस बात से आप क्या समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपको सुस्ती आ रही है, आपको लेजीनेस महसूस हो रहा है, आपको आलस से आ रहा है, क्या उस समय हम ये बोलेंगे कि हमारी बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो गया क्योंकि हमारी बॉडी ने ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर ली हो? है ना? इस बात को आप सोचें। अगली बात, कोई एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है रेस्ट में, रेस्ट की पोजीशन में, या वो बैठा है या खड़ा है, रेस्ट की पोजीशन में वो 15 से 18 बारी, एक मिनट में 15 से 18 बारी क्या करता है? सांस ले सकता है, एक एडल्ट पर्सन, है ना? अच्छा, तो जो हैवी एक्सरसाइज होती है, हैवी एक्सरसाइज के समय जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 टाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। मतलब 25 बारी हो जाता है एक मिनट। पहले तो आप रेस्ट में हो, तो रेस्ट में क्या है कि आप 18 बारी, एक मिनट में 18 बारी आप सांस ले पा रहे हैं। जैसे हैवी एक्सरसाइज करते हुए 25 बारी आप क्या करते हो? सांस लेते हो, 25 बारी, ठीक है ना? तो एक्सरसाइज के समय हमें ना ही अपनी जो ब्रीथ है वो फास्ट करनी चाहिए, लेकिन डीप ब्रीथ भी लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी उस चीज को करने के लिए। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? एक सवाल है आपसे कि आपको जब आप स्लीपी या डाउजी महसूस करते हैं, जब आप स्लीपी या डाउजी महसूस करते हैं, स्लीपी डाउजी का मतलब आपको आलस से आ रहा है तो आप ना यॉर्निंग करने लगते हैं, यॉन करते हैं ना, आप जमाई लेते हैं, यॉन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बात भी आप सोच के रखें कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे बात करेंगे, हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे ब्रीथ करते हैं? अभी तक तो आपने देखा कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, पर अभी हम ब्रीथ करते कैसे इसके बारे में समझेंगे। हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है ना? हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ करते कैसे, सांस कैसे लेते हैं? तो हम मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। मैकेनिज्म मतलब क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है सांस लेने का, ब्रीथ करने का। तो नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, एयर का इनटेक करते हैं अपने नाक के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा, है ना, नॉस्ट्रिल के द्वारा करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? इनहेल कर रहे हैं एयर। जब हमने क्या किया, हमने जब इनहेल की एयर को, तो हमारे नाक से, नॉस्ट्रिल से होते हुए कहाँ जाती है? हमारे नेसल कैविटी में जाती है। कहाँ जाती है? नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से वो कहाँ पहुंचती है? लंग्स में पहुंचती है, एक विंड पाइप के जरिए, ठीक है ना? फिर लंग्स क्या है बच्चों? चेस्ट कैविटी में क्या है? लंग्स प्रेजेंट है ना? चेस्ट कैविटी में क्या है? लंग्स प्रेजेंट है। आप डायग्राम देखें तो आपको और समझ में आएगा।
ठीक, इस तरीके से एक रफली डायग्राम से आपके पास हमने बनाया है। ठीक है, ये हम बोलते हैं ये क्या हमारे पास ये नेसल पासेज है। ये क्या है? नेसल पासेज। नेसल पासेज जहाँ से एयर अंदर जाती है। ठीक है ना, ये हमारे पास लंग्स हो गए। ठीक, इधर हमारे पास ये मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं इसको, है ना, ट्रैकिया या विंड पाइप। ठीक है ना, इतना। ये लास्ट में डायफ्राम है आपके पास। ये क्या है? डायफ्राम। ठीक है ना, चलिए, ये हमारे पास ये चीजें हैं। रिप्स हो गए हमारे पास, लंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, है ना। ये इस तरीके से है। तो हमने क्या बोला, जैसे आपने सांस अंदर ली तो सांस अंदर हमने क्या किया, सांस अंदर ली, जैसे हमने इनहेल किया तो जो एयर है वो हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए नेसल कैविटी में जाती है। जो नेसल पासेज है ना, नेसल कैविटी में जाती है। नेसल कैविटी में से वो एयर हमारे लंग्स तक पहुंच रही है। आप देख पा रहे होंगे लंग्स तक पहुंच रही है। कैसे? विंड पाइप जो ट्रैकिया है उसके मदद से हमारे पास पहुंच रही है। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। अब जो कैविटी है, कैविटी के सराउंड क्या है बच्चों? रिब्स है। पसलियां होती है ना, आपने सुना होगा पसलियां। तो हमारे जो लंग्स, जो हमारे पास ये जो लंग्स है उसमें क्या सराउंडेड होता है हमारे? उसमें क्या सराउंडेड होता है? हमारी पसलियां। यहाँ पे हमारी ना ऐसे पसलियां होती है, जिसको हम रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं, हमारी पसलियां होती है। ठीक है ना, इतना हुआ। फिर क्या होता है कि जब हम जो चेस्ट कैविटी, जो हमारा जो कैविटी है वो सराउंडेड बाय रिब्स है एक साइड पे, और एक लार्ज मस्कुलर सीट होती है नीचे। एक लार्ज मस्कुलर सीट होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो आपको देख पा रहे होंगे नीचे। डायफ्राम क्या बनाता है? फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का जो नीचे का हिस्सा होता है, चेस्ट कैविटी का नीचे का हिस्सा फ्लोर, वो उससे क्या बनता है? डायफ्राम बनता है। ठीक है ना। जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में बच्चों डायफ्राम और रिब्स के दोनों का मूवमेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो भी डायफ्राम और रिब्स का मूवमेंट होगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो भी डायफ्राम और रिब्स का रिब्स का क्या होगा? मोशन होता है। तो इनहेलेशन के समय जब हम सांस को क्या कर रहे हैं? अंदर ले रहे, इनहेल कर रहे हैं। इनहेल के समय हमारी जो रिब्स है, हमारी जो रिब्स है, पसलियां हैं, वो ऊपर को जाती हैं, है ना, ऊपर को जाती हैं, मूव्स अप एंड आउटवर्ड। आप जब सांस लेके देखें, अगर आप अभी सांस को अंदर आप लेके देखेंगे सांस को, तो आप देखेंगे हमारी रिब्स जो है ऊपर की तरफ आती है और बाहर की तरफ आती है, और जो डायफ्राम है उस टाइम नीचे को चले जाता है। डायफ्राम नीचे को खींचता है। ठीक है ना। ठीक, तो इस समय क्या होता है हमारे, इस समय क्या होता है, इस मूवमेंट पे, जो मूवमेंट है उससे क्या होता है, हमारे जो चेस्ट कैविटी के अंदर का जो स्पेस है, जो जगह है, वो बढ़ जाती है ना, वो बढ़ जाती है। जो एयर है एकदम से हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है ना। लंग्स क्या करता है? लंग्स के अंदर अब एयर भर गई, लंग्स के अंदर एयर भर गई। अब होगा क्या? इनहेल एक्सहेल के समय जब हम सांस छोड़ेंगे, अब आप सांस छोड़ के देखिए, सांस छोड़ा तो आपने देखा जो हमारा रिब्स है वो नीचे को गए, नीचे की तरफ जाती है, अंदर को आती है, और डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर को अपनी पहली वाली जगह पे आ जाता है। जैसे आप सांस छोड़ेंगे, अब आप करके देख सकते हैं, आप सांस छोड़े तो क्या होगा, हमारी जो रिब्स है वो नीचे को जाएगी, नीचे और अंदर को चले जाती है, और डायफ्राम हल्का सा ऊपर आता है अपनी जगह जहाँ पे वो पहले था। इससे क्या होता है? इससे साइज चेस्ट कैविटी का वापस से कम हो जाता है, और जो एयर है वो बाहर चले जाती है लंग्स में, है ना, लंग्स से बाहर एयर चले जाती है। तो ये जो मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, ये जो मूवमेंट हमारे बॉडी में है, उसको हम इजीली फेल्ट कर सकते हैं। आप अगर लंबी सांस ले और अपने जो पाम है उसको एब्डोमेन में रखें, और आप एब्डोमेन का मूवमेंट फील कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। आपने देखा कि इस तरीके से चीजें हो रही है। तो ये सब होने के बाद ड्यूरिंग ब्रीथिंग चेंजेस आते हैं। किसके चेंज आते हैं? एक तो साइज ऑफ चेस्ट कैविटी में चेंज आता है ना, जो साइज है चेस्ट कैविटी में उसमें चेंज आता है। तो जो बच्चे हैं, आप देख पा रहे हैं चेस्ट कैविटी में कैसे चेंज आ रहा है। जब आपने सांस ली तो उस टाइम मूवमेंट हुआ, और सांस लेने पे छोड़ने पे भी मूवमेंट हुआ। तो
होता क्या है, ब्रीथिंग के समय चेंजेस होते हैं, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी में चेंज आते हैं। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में, है ना। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट ही शी कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, है ना। छाती फुला के देखते हैं, अपनी सांस लेते हैं, छाती को बाहर फुला के देखते हैं। तो हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट, है ना। आप अपने बच्चों के साथ इसको कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लास के बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अगर जब आप सांस को अंदर इनहेल करें तो हमारी चेस्ट ऊपर को आ रही है ना, रिब्स ऊपर को आ रही, तो चेस्ट का जो साइज है वो क्या हो रहा है, चेस्ट का साइज इंक्रीज कर रहा है ना। चेस्ट का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, और जैसे हम नीचे को जाते हैं चेस्ट का साइज वापस चले जाता है। तो जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग, उससे क्या होता है, स्मोकिंग से हमारे जो लंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं। स्मोकिंग से हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो और उससे कैंसर हो सकता है। इसलिए हमें स्मोकिंग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। बात आ रही समझ में आपको, क्या चीजें करी हमने, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा भाई, हमने दो चीजें समझी। हमने समझा कि जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल का मतलब सांस आप अंदर ले रहे हैं, है ना। इस समय क्या होता है, सांस अंदर लेने पे हमारी जो रिब्स है, हमारी जो पसलियां हैं, रिब्स, वो क्या करती हैं, जो रिब्स है वो कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर की तरफ आती है ना। रिब्स मूव्स अप, रिब्स क्या होती है, मूव अप, एंड और क्या आती है, ऊपर की तरफ आती है और बाहर की तरफ, आउटवर्ड, है ना। रिब्स क्या आती है, ऊपर की तरफ आती है और बाहर की तरफ आती है। और जो हमारा डायफ्राम है ना, जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे चले जाता है, मूव्स डाउन। डायफ्राम क्या करता है, नीचे को चले जाता है। इस चीज से क्या होता है, रिब्स ऊपर आने से और डायफ्राम नीचे जाने से जो हमारे चेस्ट कैविटी का साइज है वो बढ़ जाता है ना। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, इट इंक्रीजेस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, है ना। चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है, एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। लंग्स, जो हमारे जो लंग्स है उनके अंदर एयर एकदम से चले जाती है। आई बात समझ में आपको। चलिए, जो इनहेल में आपने देखा, इनहेल में ये चीजें होती है। एक्सहेल में बात करें, एक्सहेल के समय क्या होता है ना। एक्सहेल के समय जो हमारे रिब्स हैं, रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, नीचे को आते हैं, अंदर को चले जाते हैं। जो हमारी पसलियां हैं वो नीचे को आती है, अंदर को चले जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, डायफ्राम moves up, diaphragm moves up and return to its original position, and return to its original position, अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। अगली बात, इतना होने पे
जो हमारे चेस्ट कैविटी का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूस, ऐसा होने से एक्सहेल के समय इट रिड्यूस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, इट रिड्यूस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, इट रिड्यूस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। और जब साइज ऑफ चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस होता है तो जो एयर है वो बाहर चले जाती है, एंड एयर इज पुश्ड आउट, एयर इज पुश्ड आउट, ठीक है ना, ऑफ द लंग्स। लंग्स से वो बाहर चले जाती है एयर, ठीक है ना, एयर क्या होती है लंग्स से बाहर चले जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी कि ऐसा इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपने आज इनहेल और एक्सहेल के बारे में समझा कि किस तरीके से ब्रीथिंग का जो एक्चुअल मतलब है होता क्या है, और हमारे बॉडी में उसकी मैकेनिज्म कैसी। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम रोज करते हैं इस प्रोसेस को, है ना, लेकिन आज हमने सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर ये चीजें होती कैसे, है ना। और यहाँ से सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है कि इनहेल के समय डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है, एक्सहेल के समय क्या होती है, रिब्स की पोजीशन, है ना, साइज चेस्ट का कब बढ़ता है जब इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। आप इन चीजों को आपने नोट किया और आप इसी को अच्छे से एक बार खुद रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से आ सकती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।